सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने जान लिया। अब चलिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां पैदा करते हैं, यानी जिनकी वजह से बीमारी होती है, उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु आर पैथोजेंस। तो आप सिंपल लिख देना, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब कर देते हैं फूड को, क्लोथिंग को यानी कपड़ों को, लेदर को। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसानों में बीमारी पैदा करते हैं। अब पैथोजेंस की वजह से इंसान बीमार तो होता है, लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में आता है, ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे पहुंच जाते हैं? तो पैथोजेन एंटर करते हैं बॉडी में थ्रू एयर वी ब्रीथ। हम सांस लेते हैं, एयर में पैथोजेंस है, सांस लिए चली गई। या फिर वाटर के अंदर है, पानी पिया, बॉडी में चला गया। फूड में पैथोजेंस प्रेजेंट है, खाना खाया और वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया। तो इस तरह से बॉडी के अंदर जाता है, एयर, वाटर, फूड, इनके जरिए। इसके अलावा ये ट्रांसमिट हो सकते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। मान लो आप हेल्दी हो, आपको बीमारी नहीं है, लेकिन कोई दूसरा बंदा है, वो बीमार है, उसके कॉन्टैक्ट में आप आओगे, यानी इन्फेक्टेड बॉडी के आप टच में आओगे, तो उसकी वजह से भी ये पैथोजेंस आपकी बॉडी यानी हेल्दी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। ये पैथोजेंस एनिमल भी कैरी कर सकते हैं। सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो वो माइक्रोबियल डिजीज जो कि स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाते हैं, या दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाता है। तो यही चीज़ यहाँ भी होती है कि पैथोजेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट के जरिए। तो वो डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर चली जाती है एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट से, वो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। इसके एग्जांपल्स की बात कर लें तो आपका कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ठीक है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर चली जाती है। अब बीमारी एयर के थ्रू कैसे स्प्रेड होती है उसका एग्जाम्पल आपको दिया है। जैसे मान लो कोई बंदा है, उसको कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, जुकाम हो गया है। जब वो छींकेगा तो क्या होगा? जब हम छींकते हैं तो छोटी छोटी मॉइस्चर की, यानी हमारे माउथ के अंदर जो वाटर और सलाइवा वगैरह होता है, उसकी छोटी छोटी बूंदें हवा के अंदर जाती हैं, एयर के अंदर जाती हैं। तो जिस बंदे को जुकाम है, जब वो छींकेगा तो फाइन ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदें जो है मॉइस्चर की, अच्छा उसकी बॉडी के अंदर वायरस है तो हर जगह उसके वायरस प्रेजेंट होगा, तो उस ड्रॉपलेट के थ्रू हजारों वायरस एयर के अंदर चले जाएंगे। अब आसपास की जो एयर है उसके अंदर वायरस फैल चुके हैं, तो कोई हेल्दी पर्सन होगा जिसको बीमारी नहीं है, वो आसपास होगा तो क्या होगा? वायरस उसकी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं। जब वो ब्रीथ करेगा, सांस लेगा, और इस तरह से उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अब बूझो कह रहा है कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस को। तो पहली इसका आंसर दे रही है कि देखो, जो हमको छींक आए ना, तो अपने नोज को, माउथ को रुमाल से ढक लेना चाहिए, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने से हम बचा सकते हैं। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. कुछ इंसेक्ट और एनिमल क्या करते हैं? वो कैरियर की तरह काम करते हैं, यानी वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो सिंपल आपसे पूछ लिया जाए हु आर कैरियर्स, तो आप लिख देना कैरियर्स आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो आपकी जो हाउस फ्लाई होती है, घर में जो आपकी मक्खी होती है ना, वो एक कैरियर है। वो माइक्रोब्स को किस तरह से कैरी करती है, यानी माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाती है, उसकी बात कर ले। तो जो आपकी फ्लाइज है ना, वो गार्बेज पे और एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, यानी एनिमल्स वगैरह की जो पॉटी है उस पे बैठती है। अब जो आपका गार्बेज या एक्सक्रीटा होता है, वहां पर ही आपके पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पैथोजन स्टिक कर जाते हैं उनकी बॉडी से, यानी मक्खी बैठी गार्बेज या एक्सक्रीटा पे, वहां पर जो पैथोजेंस प्रेजेंट थे वो उसकी बॉडी में चिपक गए। अब ये मक्खी उड़ के दूसरी जगह जाएगी। तो अगर मान लो ये मक्खी उड़ के अनकवर फूड पे जाकर बैठ गई, ठीक है, ऐसा खाना, ऐसा फूड जो कि ढका हुआ नहीं है, वहां जाके मक्खी बैठ गई, और कुछ पैथोजेंस उसकी बॉडी से उतर के उस फूड में चले गए, तो इस तरीके से पैथोजन ट्रांसफर हो गए कि नहीं? गार्बेज या एक्सक्रीटा से फूड के ऊपर पहुंच गए। अब जो भी इस कंटामिनेटेड फूड को खाएगा, यानी इस दूषित गंदे फूड को खाएगा, तो हो सकता है वो बीमार हो जाए। इसीलिए एडवाइस किया जाता है, ये सलाह दी जाती है कि हमेशा फूड को कवर करके रखना चाहिए, और जो अनकवर्ड फूड आइटम्स हैं उनसे बचना चाहिए। मान लो कोई फूड ऐसे खुले में रखा है तो उससे बचना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना, बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे फूड खुला रखा होता है
तो बहुत ज़्यादा चांस होती है कि वो कंटामिनेटेड हो गया हो और आपकी बॉडी में जाए और आप बीमार हो जाओ। तो हाउस फ्लाई हमारी एक कैरियर है। एक और एग्जाम्पल की बात कर लें कैरियर का, तो वो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये देखो आपको ये उस मॉस्किटो की इमेज बनी हुई है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। ये मॉस्किटो क्या करते हैं, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मलेरिया होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम प्लाज्मोडियम है, तो ये प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं। बेसिकली ये जो प्लाज्मोडियम है ये पैरासाइट होता है। पैरासाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड वगैरह ले लेते हैं। जैसे हमारे सर में जो जूं होती है वो क्या करती है, हमारी ही बॉडी से जो ब्लड है उसको सक करती है, वही उसका खाना है, तो हमारी बॉडी पे रहती है, हमारी ही बॉडी से फूड लेती है, तो इन्हीं को हम पैरासाइट कहते हैं। तो ऐसा ही एक पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर रहता है। अब ये जो मॉस्किटो है जब किसी का ब्लड सक करेगी तो इसकी बॉडी से जो प्लाज्मोडियम है यानी ये जो पैरासाइट है वो निकल के उस बंदे के अंदर चला जाएगा जिसको ये काट रहे हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम है जब उस बंदे के अंदर जाएगा तो उसको मलेरिया हो जाएगा। इसी तरीके से फीमेल एडीज मॉस्किटो ये कैरियर की तरह काम करते हैं ऑफ डेंगी वायरस। अच्छा, इसको लोग अक्सर डेंगू कहते हैं, तो डेंगू नहीं है, डेंगी है, इसका प्रोनाउंसिएशन डेंगी है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मॉस्किटो किस चीज को कैरी करता है, किसका कैरियर है। फीमेल एडीज मॉस्किटोज ये किसको कैरी करते हैं, डेंगी वायरस को, यानी डेंगी वायरस इनकी बॉडी में होते हैं, किसी को काटेंगे तो वो वायरस उसकी बॉडी में चले जाएंगे और उसको डेंगी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है किस तरीके से हम मलेरिया और डेंगी को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मॉस्किटो से अपने आप को हम बचा लें तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब यहाँ पर पहेली एक क्वेश्चन पूछ रही है कि हमारी टीचर क्यों बार बार ऐसा कहती है कि वाटर को अपने आसपास अपने नेबरहुड में कलेक्ट ना होने दो, कहीं पानी जमा ना रहे। जैसे गड्ढे वगैरह के अंदर पानी भरा होता है, खुला हुआ नाला है, या कूलर हमारे घर के अंदर है तो उसके अंदर पानी भरा हुआ है महीनों से, तो ये जो रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होता है, काफी दिन तक भरा होता है, इसमें क्या होता है, देखो जो मॉस्किटो है वो ब्रीड करते हैं, यानी वो अंडे देते हैं वाटर के अंदर, वाटर की सरफेस पे ही अंडे देते हैं। इसीलिए हमें वाटर को कहीं भी कलेक्ट नहीं होने देना है। जैसे आपका कूलर्स हो गया, टायर्स हो गया, पुराना जो टायर होता है पड़ा होता है तो उसके अंदर वाले हिस्से में अक्सर पानी भर जाता है, जैसे बारिश वगैरह हुई तो भर गया। अब उसके अंदर जो है मॉस्किटो जाके अंडे दे देगा तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। फ्लावर पॉट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ध्यान रखना है कि कहीं पर भी पानी कलेक्ट ना होने पाए, क्योंकि पानी कलेक्ट होगा और उसकी सफाई नहीं होगी, वैसे काफी दिन तक पड़ा रहेगा तो मॉस्किटो उस पर अंडा दे देगा। तो अपनी सराउंडिंग को क्लीन और ड्राई रख के, साफ सुथरा रहे और सूखा रहे, तो हम मॉस्किटो को प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रीडिंग से, यानी कि पॉपुलेशन ना बढ़ने पाए, वो अंडे ना देने पाए। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब कुछ मेजर्स के बारे में आप बताओ कि आप क्या करोगे कि मलेरिया स्प्रेड ना होने पाए। तो आगे आपको दिया हुआ है, वहां से आप लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो ये पूरा टेबल बना हुआ है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर होने वाली कुछ डिजीजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे पहले कॉलम के अंदर ह्यूमन डिजीज, कौन सी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स, ये पूरा नाम दिया है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये होता है, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, ये पूरा दिया है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कैसे ट्रांसमिट होते हैं, एक जगह दूसरी जगह ये बीमारी कैसे स्प्रेड होती है, एयर के जरिए होती है या कॉन्टैक्ट के जरिए या वाटर के जरिए। तो इसमें समझाने ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है, कैसे स्प्रेड होती है, ठीक है। मेन चीज़ समझाने वाला पार्ट ये है, प्रिवेंटिव मेजर, कैसे बचा जा सकता है, जनरल वाला जो है ये आपको यहाँ दिया हुआ है। तो आपका जो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मिजल्स हो गया, चिकन पॉक्स, पोलियो, इनसे कैसे बचा जा सकता है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट कर दो, बिल्कुल अलग कर दो। क्यों अलग कर दें, क्योंकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसे जाता है। तो देखो सब में एयर कॉमन है ना, एयर तो हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है। अगर इन्फेक्टेड बंदा जो पेशेंट है वो हमारे आसपास होगा तो एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर भी आ सकता है। तो पहला काम ये है कि उसको आइसोलेट कर दो, बिल्कुल अलग कर दो। फिर जो उस बंदे की चीज़ें हैं, जैसे कपड़े वगैरह, पीने का ग्लास वगैरह, प्लेट, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको दूसरों से अलग रखो, क्योंकि जिस चीज़ों में खाए पिएगा, जो कपड़ा पहनेगा, उसके अंदर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आ जाते हैं। अगर उसको आप यूज़ करोगे, उसके कॉन्टैक्ट में आओगे तो भी आप बीमार हो जाओगे, इन्फेक्टेड हो जाओगे। फिर वैक्सीन दी जानी चाहिए सूटेबल एज पे। अब जैसे ये सब बीमारी है, इनकी वैक्सीन लगती है बचपन में, तो वो वैक्सीन लगी होनी चाहिए, तो उससे भी आप बच जाओगे। फिर बात कर लेते हैं कॉलरा और टाइफाइड की। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, वाटर से ये स्प्रेड हो सकते हैं। अब वाटर से तो आप बच नहीं सकते, लेकिन वाटर को क्लीन तो रख सकते हो। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी बॉडी को क्लीन रखना। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, सैनिटरी यानी सफाई से रिलेटेड। तो
तो सफाई से रिलेटेड अच्छी हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे टॉयलेट से निकल के हाथ धोना, ब्रश करना, नहाना, इनसे आप साफ रहोगे तो साफ सुथरे रहोगे तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। फिर कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छे से जो पका हुआ खाना हो उसी को कंज्यूम करना है, क्योंकि खाना जब पकता है तो उस फूड के अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इस तरह से आप बच सकते हो। फिर देखो वाटर से ही फैलता है ना, इसलिए जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको बॉईल करके पीना चाहिए। अक्सर डॉक्टर बताते हैं ना कि उबला हुआ पानी पियो, बॉईल करके वाटर पीना है, यानी पानी को पहले उबाल लो, एकदम गर्म हो जाए, जो उबलने लगे, फिर उसको ढक के रख दो, जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसको पियो। तो उस वाटर के अंदर जो जर्म्स वगैरह थे, बैक्टीरिया वगैरह थे, वो मर जाते हैं उससे। फिर यहाँ पर भी वैक्सीन वगैरह है तो उसको लगवा के बच सकते हैं। हेपेटाइटिस ए की बात कर ले तो ये वायरस की वजह से होती है, वाटर से स्प्रेड होती है, तो यहाँ पर भी बॉयल वाटर को ड्रिंक करना चाहिए और वैक्सीन से बचा जा सकता है। मलेरिया की बात कर लें तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, इसको कैरी करता है मॉस्किटो, तो मॉस्किटो से अपने आप को बचाना है। तो अभी देखो पीछे क्वेश्चन था ना कि मलेरिया को स्प्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, यूज़ मॉस्किटो नेट, जो मच्छरदानी होती है उसको यूज़ कर सकते हो, एंड रेपेलेंट्स, जो स्प्रे वगैरह आता है, ये क्रीम आती लगाने वाली जिससे मॉस्किटो दूर भागते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। फिर स्प्रे इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारने वाली जो दवा है उसको स्प्रे करके, एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, और मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल करके, कैसे ब्रीड करते हैं, पानी में अंडे देते हैं ना, तो वाटर कहीं कलेक्ट ना होने पाए, इसका ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स को ही नहीं बीमार करते, वो एनिमल्स को भी बीमार करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एक डिजीज़ है, उसका नाम है एंथ्रैक्स। ये एक डेंजरस डिजीज़ है, इंसानों में होती है, तो इंसान में हो जाएगी तो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसमें ब्लैक कलर का पूरा स्पॉट बन जाता है स्किन वगैरह पे, लेकिन कैटल्स के अंदर, पशुओं के अंदर ये कॉमन है। तो ये जो एंथ्रैक्स है ये ह्यूमंस और कैटल्स के लिए बहुत ही डेंजरस है। ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियम की वजह से होती है। तो याद रखना, एंथ्रैक्स बीमारी का नाम है। अच्छा, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी है। रॉबर्ट कोच, इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एंथ्रैक्स बीमारी होती है। ठीक है, तो एंथ्रैक्स डिजीज है, बैक्टीरिया का नाम बैसिलस एंथ्रेसिस है। अब जो फुट और माउथ डिजीज है कैटल्स के अंदर, वो वायरस की वजह से होती है। पशुओं के अंदर पैर में या उनके माउथ में कुछ बीमारी हो जाती है तो वो मेनली वायरस की वजह से होती है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के अंदर भी बीमारी पैदा करते हैं, जैसा कि आपका वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो इनके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी पैदा कर देते हैं। अच्छा, प्लांट्स वगैरह बीमार हो गए तो उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में। तो अगर प्लांट बीमार हो गया, प्लांट के अंदर डिजीज हो गई, तो होगा ये कि ये जो डिजीज है वो रिड्यूस कर देगी यील्ड ऑफ क्रॉप्स, फसल कम कर देगी। मान लो अगर हेल्दी प्लांट आपके खेत में ग्रो होता तो लेट सपोज 10 बोरी गेहूं आपका निकलता, अब उस गेहूं के अंदर, उस वीट के अंदर कोई डिजीज हो गई जिसकी वजह से आपको 6-7 बोरी ही गेहूं मिला, तो नुकसान हो गया कि नहीं? क्योंकि पैदावार कम हो पाई, फसल कम हुई। बहुत से प्लांट डिजीज की वजह से खराब हो गए, उनके अंदर से फसल हो ही नहीं पाई। तो आपको टेबल 2.2 दिया है, वहां पर कुछ प्लांट की बीमारी के बारे में दिया है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल्स द माइक्रोब्स। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो प्लांट पे छिड़क दिए जाएं तो उस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं, इस तरह से वो प्लांट बच जाता है। तो यहाँ भी कुछ कॉमन प्लांट डिजीज आपको दी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जस्ट आपको याद रखने वाली चीज है। जैसे एक बीमारी होती है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, एयर से ये ट्रांसमिट हो सकती है। यानी एक प्लांट इन्फेक्टेड है तो एयर बैक्टीरिया को उड़ा के दूसरे प्लांट तक पहुंचा देगा, वो वाला प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में एक बीमारी होती है जहां पर एक ब्राउन कलर सी लेयर उसके प्लांट पे चढ़ने लगती है। जैसा कि आपके लोहे के अंदर रस्टिंग होती है ना, लोहे पे मुर्चा लगता है तो ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, बिल्कुल उसी तरह देखने में लगता है, तो वहीं से इसका नाम रख दिया गया रस्ट ऑफ व्हीट। ये फंजाई की वजह से होती है, ये एयर और सीड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है। एयर के थ्रू तो समझ रहे हो कि भाई जो फंजाई है वो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। ये सीड से मतलब क्या है? इन्फेक्टेड प्लांट की सीड अगर दूसरी जगह गई तो वहां से जो प्लांट ग्रो होगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी होती है। फिर एक बीमारी होती है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। भिंडी को ओकरा भी कहा जाता है, तो भिंडी के अंदर ही एक बीमारी होती है। तो यहां पर इस इमेज में देख सकते हो, लेफ्ट साइड आपके हेल्दी प्लांट की लीव्स हैं, बिल्कुल हरी भरी हैं। राइट साइड देखो, यहां पर जो लीव्स हैं आप देख सकते हो येलो कलर की लाइन पूरी बनी हुई है, वेन्स की तरह से नसें पूरी हैं। तो उसकी लीव्स की जो वेन्स होती है वो येलो कलर की हो जाती है। तो एक वायरस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है और इसको इंसेक्ट वगैरह ट्रांसमिट करते हैं। इंसेक्ट मान लो उस किसी प्लांट पे, इन्फेक्टेड प्लांट पे बैठा तो उस इंसेक्ट पे वायरस चढ़ गए, चिपक गए,
वो इंसेक्ट दूसरी जगह जाएगा दूसरे प्लांट पे, तो वायरस उस पर उतर जाएंगे, वहां भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं फूड पॉइजनिंग की। अब बूझो के फ्रेंड ने उसको इन्वाइट किया था पार्टी में, तो वहां पर बहुत सारे खाने की चीजें उसने खाई। जब वो घर आया तो उसको वॉमिटिंग होने लगी, उल्टी होने लगी, हालत इतनी खराब हो गई कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि ये जो कंडीशन है ना, वो फूड पॉइजनिंग की वजह से है। अब पहेली ने सोचा कि फूड किस तरह से पॉइजन बन सकता है। भाई खाना तो हम खाते हैं, खाना जहर कैसे बन जाता है, पॉइजन कैसे बन जाता है? तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो, फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम कंज्यूम करते हैं ऐसे फूड को जो कि स्पॉइल्ड होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खराब कर देते हैं। ऐसा फूड जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब कर चुके हैं, उसको अगर खा लोगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड पे ग्रो होते हैं, कभी कभी वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी जहरीला सब्सटेंस उनकी बॉडी से निकलता है। जैसे फूड पे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, फूड तो चलो ठीक है, लेकिन उस फूड पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया, जहरीला सब्सटेंस प्रोड्यूस किया। जब फूड खाओगे तो वो जहर भी आपकी बॉडी में जाएगा कि नहीं? तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये फूड पॉइजनिंग को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारी हो सकती है, यहां तक कि जान भी चली जाती है लोगों की। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फूड को प्रिजर्व करें, बचाएं, कि वो खराब ना होने पाए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी एंड होती है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।